हेलो स्टूडेंट्स, मैं वी डी पारा सर और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय वीडियो में चर्चा करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तब उसकी एक तरह से क्या व्यवस्थाएं थीं, किस प्रकार उसको गति मिली और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या तय किया गया कि क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है। और एक तरह से जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार को किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन ने एक तरह से झकझोर के रख दिया। आज की इस क्लास में हम ये चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारतीय नेताओं को यह आभास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक भारत को स्वराज नहीं देगी जब तक वह इसके लिए मजबूर न हो जाए। अतः भारी निराशा व क्षोभ के वातावरण में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। 31 दिसंबर को रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का नवग्रहित तिरंगा फहराया गया। पहली बार ये ध्वज फहराया गया था। नेहरू ने कहा, ब्रिटिश सत्ता के सामने और अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर के विरुद्ध अपराध है। इस सुप्रसिद्ध प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज के साथ भावी चुनावों में भाग न लेने, विधानमंडल में कांग्रेस के सदस्यों का त्यागपत्र देने, 26 जनवरी को हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने के निर्णय किए गए। प्रस्ताव में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति को यथासमय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, जिसमें कर न अदा करना भी शामिल था। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन एवं ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड के समक्ष 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा, जो इस प्रकार है। देखो साथियों, मांग पत्र पर चर्चा करने से पूर्व मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी का जो ऐतिहासिक महत्व है वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि पहली बार 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसमें ये तय किया गया कि हम 26 जनवरी को एक प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे अगर इन्होंने हमें पूर्ण स्वराज नहीं दिया, और हम उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। गांधी जी ने जो वायसराय इरविन और मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश पीएम थे उनके लिए जो पत्र लिखा था उसमें एक तरह से 11 सूत्री मांग थी कि इन अगर 11 मांगों को ये मान जाते हैं तो हम ये आंदोलन प्रारंभ नहीं करेंगे। लेकिन इन मांगों को बाद में ठुकरा दिया गया। क्या मांगें थीं, इनको हम देखते हैं। पहली मांग थी पूर्ण नशाबंदी हो। दूसरी, मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर माना जाए। जो ये देखा जा रहा था कि भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में जो बार बार अवमूल्यन हो रहा था, जो एक तरह से ह्रास हो रहा था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को खत्म करने के लिए ये मांग रखी गई। भू राजस्व आधा किया जाए, जो कर लगाया जा रहा था ज़मीन पर उसको कम किया जाए, अर्थात नमक कर समाप्त किया जाए। सैनिक व्यय में 50% की कमी की जाए, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सैनिक व्यय बोझ बना हुआ था। अधिक वेतन प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों की संख्या कम की जाए। ज़्यादातर ऐसे पदाधिकारी गैर भारतीय थे। विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर लगाया जाए ताकि भारतीय जो देशी उद्योग धंधे हैं वो बढ़ सकें, वृद्धि कर सकें। भारतीय जो कपड़ा उद्योग है वो ज़्यादा मजबूती से अर्थव्यवस्था में लड़ सके। तस्करी विधेयक लाया जाए। सभी राजनीतिक बंदी रिहा किए जाएं। गुप्तचर विभाग समाप्त किया जाए। आत्मरक्षा हेतु बंदूक आदि हथियारों का लाइसेंस दिया जाए। ये प्रमुख 11 मांग थीं। लॉर्ड इरविन ने उक्त 11 सूत्रीय मांग पत्र की उपेक्षा की। 11 फरवरी 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के अधिकार दे दिए। सच्चे सत्याग्रही की आचार संहिता के अनुसार गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय के नाम पत्र लिखा, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। यहीं से देखते हैं हम कि कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। गांधी इरविन भेंट के बावजूद सरकार ने मोतीलाल नेहरू प्रतिवेदन को स्वीकार करने या भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा संबंधी आश्वासन भी नहीं दिया। गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग पत्र की उपेक्षा कर उन्हें सावधान करते हुए कहा, मुझे दुख है कि गांधी जी वह रास्ता
अपना रहे हैं जिसमें कानून और सार्वजनिक शांति भंग होना आवश्यक है। अर्थात गांधी जी जो आंदोलन का रास्ता अपना रहे थे उसके लिए यह कहा गया। इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु मुझे उसके स्थान पर पत्थर मिले। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। मैं उस शोक में शांति को भंग करना चाहता हूं जो राष्ट्र के दिल को कष्ट देती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों के साथ गुजरात में सूरत के निकट दांडी नामक स्थान पर पदयात्रा की। लगभग 200 मील की यात्रा में को 24 दिन में पूर्ण कर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को प्राविधिक रूप से तोड़ा। एक तरह से तकनीकी रूप से जो व्यवस्थाएं चल रही थीं उसमें दखल दिया। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात हुआ। सरकार ने नमक कर दुगना कर दिया था। इसका सीधा प्रभाव निर्धन जनता पर पड़ा क्योंकि नमक सर्वसाधारण की खाद्य वस्तु था। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक कानून तोड़ा जिसके अनुसार सरकारी ठेके के अलावा लिया हुआ नमक रखना कानूनन गुनाह था। कलकत्ता के स्टेट्समैन अखबार ने लिखा, गांधी जी समुद्र के पानी को उस समय तक उबालते रहे जब तक उन्हें औपनिवेशिक दर्जा नहीं मिल जाता। ये बड़ा अच्छा लिखा और उस समय तमाम अखबारों की हेडलाइन यही थी जिनमें ये देखा गया कि जो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो संचालित किया गया वो सविनय अवज्ञा आंदोलन कितना सार्थक रहा और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने किस प्रकार ब्रिटिश राज को एक तरह से झकझोर दिया, उसको ये बताया कि भारतीय जनता के लिए सुधारों के लिए आगे आना ही पड़ेगा। दांडी यात्रा के उपरांत देश में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सामान्य जन के साथ साथ स्त्रियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। 6 अप्रैल 1936 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम निश्चित किया जिसके अनुसार मतलब उन्होंने तय किया कि हमें क्या क्या इसमें करना होगा। देशवासियों को नमक बनाना चाहिए, ये तय किया गया। देखो विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये तय क्यों किया कि हमें नमक को ही क्यों चुना। उन्होंने इसीलिए चुना क्योंकि एक सर्वसाधारण की वस्तु थी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो नमक का इस्तेमाल नहीं करता था। तो इसीलिए निश्चित रूप से सब लोग इससे जुड़ेंगे और नमक पर कर लगाया जाना भी गलत था। दूसरा, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए ताकि स्वदेशी उद्योग धंधे हैं उनको बल मिले, संरक्षण मिले और विदेशी जो माल है उसके यहाँ आने से भारतीय मुद्रा जो विदेशों में जा रही है वो भी रुके। हिंदू अस्पृश्यता का त्याग करें। ये एक रचनात्मक कार्य था, सुधारात्मक कार्य था हिंदू समाज के लिए कि जो अस्पृश्यता चल रही थी वो खत्म होनी चाहिए ताकि हिंदू भी एकजुट हों और आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर सभी साथ लड़ें। शराब की दुकानों पर धरना दिया जाए। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। जो भी सरकारी स्कूल कॉलेज हैं जो अंग्रेजी राज के द्वारा स्थापित हैं उन सब का बहिष्कार किया जाए। सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करें। ये सब तय किया गया। हमने ये देखा कि 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी उपरोक्त कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मूल विचारधारा यह थी कि सरकार के कानून जन विरोधी हैं, अतः जनता उनकी अवज्ञा करती है। इन कार्यक्रमों में सरकार के निषेध के साथ साथ आंदोलनात्मक रणनीतियां भी शामिल थीं कि किस प्रकार आंदोलन किया जाए और उस आंदोलन को किस प्रकार मजबूत बनाया जाए। धन्यवाद साथियों। हम अगले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पुनः चर्चा करेंगे जिसमें हमारे चर्चा का विषय ये रहेगा कि आंदोलन ने किस प्रकार प्रगति की, उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही एवं आंदोलन का भारतीय जन आंदोलन की दृष्टि से क्या महत्व रहा। धन्यवाद।